हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर इनकम टैक्स और इंडिविजुअल रेसिडेंट के बारे में। ये होता क्या है, ये इनकम टैक्स का टॉपिक है, ठीक है। अब बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछ लेता है। ये नाम का बीकॉम का टॉपिक है, लेकिन आप देखोगे पीजीटी में, टीजीटी में, ठीक है। इसके अलावा और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आप देखोगे इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं। बहुत ध्यान से समझते हैं क्या होता है ये, ठीक है। तो जब भी देखिए हम कोई भी इनकम पे टैक्स लगाने जाते हैं, ठीक है, तो उस पर टैक्स लगाने से पहले का काम है ये, हमको पता करना पड़ता है कि जिस पे हम टैक्स लगाने जा रहे हैं वो हमारा रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है कि मतलब ऑर्डनरी रेसिडेंट्स है। तो 3 वर्टिकल में उसको बांटा गया है, यही हम लोग इसमें करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्या है देखिए, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। क्या इंपॉर्टेंस है? द टर्म रेसिडेंशियल स्टेटस हैज़ बीन कॉइन्ड अंडर द इनकम टैक्स लॉ ऑफ इंडिया। तो मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है ये इनकम टैक्स लॉ का कॉन्सेप्ट है और इसमें इसको जगह मिली हुई है। मतलब इनकम टैक्स लॉ के वजह से ही हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस का पता करते हैं। तो हमको किसी भी इनकम टैक्स को चार्ज करना होता है किसी के ऊपर, तो हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस निकालते हैं। सेकंड क्या है? एन इंडिविजुअल मे बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया बट मे एंड अप बीइंग अ नॉन रेसिडेंट फॉर अ पर्टिकुलर ईयर। तो ज़रूरी नहीं है जो बंदा इंडिया का सिटीज़न हो वो हमारे इंडिया का रेसिडेंट भी हो। कुछ लोग होते हैं उनका बर्थ प्लेस इंडिया है, तो इंडिया के वो सिटीज़न तो हो गए, लेकिन वो इंडिया में 10 साल से रह नहीं रहे, 15 साल से रह नहीं रहे। तो अगर ऐसा कुछ है तो वो अब इंडिया को इनकम टैक्स नहीं पे करेंगे क्योंकि वो हमारे नॉन रेसिडेंट में आ गए, ठीक है। तो ऐसे चीज़ को कॉन्सेप्ट समझने के लिए कि कितना दिन रहेंगे कि हम रेसिडेंट मानेंगे, कितना दिन रहेंगे तो हम उनको नॉन रेसिडेंट मानेंगे, कितना दिन रहेंगे तो उनको ऑर्डिनरी रेसिडेंट मानेंगे, तो ये सब चीज़ों को हम लोग इसमें पढ़ते हैं। उसके बाद है सिमिलरली अ फॉरेन सिटीजन में एंड अप बीइंग अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ऐसा भी देखा गया है कुछ फॉरेन सिटीजन हैं जो कि आके इंडिया में 2-3 साल, 4 साल, 5 साल से इंडिया में ही रुके पड़े हैं। तो अगर इंडिया में 5 साल से हैं तो वो किस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे। दोनों ही कॉन्सेप्ट है कि कोई आदमी जन्म ले रहा है इंडिया में तो उसका ये मतलब नहीं कि वो इस साल इनकम टैक्स पे करेगा। उसको टैक्स, वो यहाँ का रेसिडेंट, वो यहाँ का सिटीजन ज़रूर है, लेकिन रेसिडेंट के लिए हमको उसके पॉइंट्स को पढ़ना पड़ेगा कि इतना दिन वो रहा है कि नहीं रहा है। उसके अलग अलग पॉइंट्स हैं जो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। वो पॉइंट को अगर वो सेटिस्फाई करेगा तभी हम लोग मानेंगे कि वो यहाँ का रेसिडेंट था और तभी हम उसको इनकम टैक्स चार्ज करेंगे। तो कैसे डिटरमाइन करते हैं इनकम टैक्स में रेसिडेंट को, आप देखते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स इंडिया, टैक्स इन इंडिया, द इनकम टैक्स लॉ इन इंडिया क्लासीफाई द टैक्सेबल पर्सन एज। तो हमारे इंडिया में मतलब जो लॉ इनकम टैक्स के पर्पज़ के लिए ही ऐसा फाइंड आउट किया जाता है कि कौन हमारे पास अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, ठीक है। अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि ये कैटेगरी कैसे अलॉट होती है, पहला पॉइंट। और दूसरा कि तीनों कैटेगरी में किस तरीके से हमको टैक्स पे करना पड़ता है। तो पहली कैटेगरी क्या है? रेसिडेंट की, ठीक है। रेसिडेंट कौन लोग होते हैं वो आगे पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा है अ रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, मतलब रेसिडेंट हैं लेकिन ऑर्डिनरी नहीं है। उसके बाद है नॉन रेसिडेंट। तो 3 तरीके के हम लोग पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो इन 3 तरीके के पॉइंट्स पढ़ने के लिए आगे देखते हैं क्या क्या इनकम टैक्स लॉ ने हमको बताया है कि ये सब चीज़ें हमको फॉलो करनी पड़ेगी। देखिए, सबसे पहले रेसिडेंट के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, अ टैक्स पेयर हु इज़ क्वालिफाई अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया इफ़ यू सेटिस्फाई वन ऑफ द फॉलोइंग 2 कंडीशन। मतलब 2 कंडीशन दिया हुआ है, दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई कर लेता है तो उसको मान लिया जाएगा कि हाँ वो इंडिया का रेसिडेंट है, ठीक है। तो क्या कंडीशन है? पहला कंडीशन है कि वो इंडिया में जिस साल का हम इनकम टैक्स निकाल रहे हैं उस साल में 182 डेज इंडिया में रहा हो या फिर उससे ज़्यादा। तो मिनिमम क्राइटेरिया क्या है? 182 दिन अगर वो इंडिया में रहा है, 182 डेज इंडिया में रहा है और उससे ज़्यादा रहा है तो उसका मतलब वो इंडिया का रेसिडेंट है। पहला तो ये हो गया। अगर ये नहीं कंप्लीट कर रहा है तो कम से कम ये कर ले, तो दोनों में से एक करेगा तभी उसको रेसिडेंट माना जाएगा। अब इसमें क्या क्या है कि स्टे इन इंडिया फॉर इमीडिएटली 4 प्रीसीडिंग ईयर 365 डेज और मोर 60 डेज। इसका मतलब क्या हुआ? जिस साल का हम लोग फाइनेंशियल ईयर का
जिस फाइनेंशियल ईयर का हम प्लानिंग कर रहे हैं, जिस फाइनेंशियल ईयर का मतलब इनकम टैक्स पे करने की बात कर रहे हैं, मान लीजिए हमने बात कर रहे हैं 1920 में, ठीक है, 19 और 20 का। तो 19 और 20 का मतलब ये कैसे स्टार्ट हुआ, 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। 1920 जब भी आप देखोगे तो 1 अप्रैल 2019 से स्टार्ट होगा और ख़त्म कब होगा, 31 मार्च 2020 को। तो अब ख़त्म हो रहा है। तो अब इन दोनों के बीच में आप कम से कम 60 डेज इंडिया में रहे हो, चलो ठीक है। और उसके अलावा अब पिछले 4 सालों में, मतलब इसको छोड़ दीजिए, अब आ जाइए 18-19, ठीक है, फिर उसके बाद 17-18, फिर आ जाइए 16-17, ठीक है, फिर आ जाइए 15-16। तो देखिए 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, इन 4 सालों में आप 365 डेज इंडिया में रहे हैं और ये 60 डेज रहे हो। तो ये दोनों मैंडेटरी है। सेकंड पॉइंट में अगर ये इस हिसाब से आपने, अगर आप इंडिया में रहे हैं तो ये मान लिया जाएगा कि आप इंडिया के रेसिडेंट हैं। तो ये हमारा रहा रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट कि रेसिडेंट में आपको दोनों में से एक चीज़ देखनी होती है। पहला कि 182 डेज आप इंडिया में रहे हैं कि नहीं रहे हैं, जिस साल आप फाइनेंशियल ईयर, जिस साल का फाइनेंशियल ईयर आप प्लान कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे अगर आपको इसका इनकम टैक्स रिटर्न भरना है 1920 का, तो इस साल आप इंडिया में रहे हैं कि नहीं रहे हैं 182 डेज। पहला पॉइंट ये हो गया। और दूसरा क्या हो गया कि चलो ठीक है, आपने 365 दिन नहीं रहे, कम से कम 60 दिन अगर आप रहे हैं और पिछले के 4 सालों में मिला के आपने 365 दिन आप रहे हैं, मान लीजिए इस साल में 365 रह लिए, तो ये सेटिस्फाई हो गया। तो 4 साल का समय दे रहा है टोटल 365 डेज़ को सेटिस्फाई करने के लिए। तो अगर आप इतना कुछ कर रहे हैं, इतना दिन रहे हुए हैं, तब आपको जो टैक्स लगेगा वो एज अ रेसिडेंट के हिसाब से टैक्स लगेगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, अब देखते हैं रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए क्या पॉइंट दिए गए हैं। तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में RNOR भी कहते हैं, ठीक है। तो RNOR आएगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसका मतलब है रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अब देखते हैं इसके क्या पॉइंट्स हैं। तो देखिए रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट के क्या क्या पॉइंट्स हमारे पास रखे हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए, रेसिडेंट नॉट एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एन इंडिविजुअल क्वालिफाइज अ रेसिडेंट, द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू डिटरमाइन ही और शी इज़ द रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो इसमें क्या बता रहा है, जैसे ही हम रेसिडेंट कोई बंदा क्वालिफाई कर लेता है तो उसके बाद हम ध्यान देते हैं कि वो रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के पॉइंट में आ तो नहीं रहा है, ठीक है, कहीं वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट तो नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास उसके लिए भी अलग अलग इनकम टैक्स एक्ट के थ्रू डिटेल्स दिए गए। तो देखिए क्या बता रहा है, ए हैज़ बीन रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, देखिए यहाँ पे इफ़ एनी इंडिविजुअल फेल टू सेटिस्फाई इवन वन ऑफ द कंडीशन ही वुड बी RNOR रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। मतलब दो आपको अलग अलग यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं, अगर दोनों में से एक भी पॉइंट वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, देखिए यहाँ लिखा है इंडिविजुअल फेल टू सेटिस्फाई इवन वन ऑफ द कंडीशन, दोनों में से एक सेटिस्फाई कर ले रहा है तब तो वो रेसिडेंट है। मान लीजिए पिछला वाला तो सेटिस्फाई किया ही, इसमें से इसको सेटिस्फाई कर लिया तो वो रेसिडेंट कहलाएगा, या फिर इसमें से ये सेटिस्फाई कर लिया वो रेसिडेंट कहलाएगा। लेकिन दोनों में से एक भी वो नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग नॉन रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहेंगे। तो दो चीज़ें हैं, एक आपका रेसिडेंट हो गया और दूसरा हो गया रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है। तो इसके अलग से स्लैब्स होते हैं, वो भी आपको आगे हम पढ़ाएंगे, लेकिन पहले इसको समझ लीजिए क्या उसके पॉइंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये पॉइंट ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है। नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स के लिए क्या क्या चीज़ें हमें क्वालिफाई करनी होती है, क्या क्वालिफाई नहीं करनी होती, ये पूछता है। तो आपको ये समझना है इन दोनों में से अगर कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो वो रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, हैज़ बीन अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 10 ईयर, मतलब रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहा हो, मतलब वही 182 डेज रहा हो, ठीक है। तो अगर वो 2 साल तक रहा है 10 सालों में, पिछले 10 सालों में, जैसे अगर हम मान लीजिए कैलकुलेट कर रहे हैं 1920 का,
तो अब इसके पिछले 10 साल में, अगर पिछले अब ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो इसके पिछले 10 सालों में अगर वो इंडिया में 700 सॉरी अगर वो इंडिया में दो बार भी रेसिडेंट रहा होगा तो उसको हम लोग ये पॉइंट यहाँ पे मैच कर जाएगा। और दूसरा क्या पॉइंट दिया गया है, ही स्टेड इन इंडिया फॉर 730 डेज, तो 730 दिन 7 साल में रहा हो। अगर ये सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट के 7 सालों में, तो यहाँ पे 7 ईयर में आ जाए। भाई 10 ईयर वाला नहीं हो पा रहा है तो आओ 7 ईयर पे आओ। 7 ईयर पे हम केवल आपसे 730 दिन मांग रहे हैं कि अगर आप 730 दिन इंडिया में रहे हो तो आपको हम लोग कंसिडर कर लेंगे। लेकिन अगर फिर भी ये भी नहीं हो पा रहा है तब आप रेसिडेंट नहीं हो, आप हो रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है। तो रेसिडेंट में आपने पहले पॉइंट ही पढ़े थे 182 दिन होने चाहिए, या फिर 182 दिन नहीं है तो 365 दिन आपको इंडिया में रहना है 4 सालों में, जो कि हमने नेक्स्ट पिछले में पढ़ा था, ठीक है। और उस पर्टिकुलर साल में 60 दिन। और उसके अलावा अगर आप नॉन रेसिडेंट की कैटेगरी में आ रहे हो तो इन दोनों में से कोई भी कंडीशन आप सेटिस्फाई नहीं करोगे, ठीक है। तो आप हो गए रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो ये क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, अब आता है थर्ड नॉन रेसिडेंट। तो नॉन रेसिडेंट क्या है, ना तो पहले पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा ना दूसरा पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। 182 दिन वाला जो पहला हमारा कैटेगरी था उसको भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है और इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो उसको हम लोग बोल देंगे नॉन रेसिडेंट। तो बहुत ही ईजी सा कॉन्सेप्ट है, खाली रेसिडेंट में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। 182 डेज़ आप याद कर लो किसी तरीके से उसको। और जो दूसरा पॉइंट है वो भी बहुत इजी है कि उस साल में 60 दिन और पिछले 4 साल में 365 दिन, ये 2 पॉइंट हो गए, उसमें से कोई एक सेटिस्फाई करना होता है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे नॉन रेसिडेंट चेक किया जाता है। उसके लिए अगर आप इफ़ एन इंडिविजुअल फेल टू सेटिस्फाई, मतलब दोनों में से एक भी सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, वन ऑफ द कंडीशन ही वुड बी नॉन रेसिडेंट। तो इसमें दोनों उनको सेटिस्फाई करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे अगर एक भी इसमें से सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो उसको नॉन रेसिडेंट हम लोग कह देते हैं, ठीक है। रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और नॉन रेसिडेंट में कुछ नहीं है, आप कोई भी जो क्राइटेरिया है वो आप उस पर नहीं आ रहे हो तो उसको नॉन रेसिडेंट कहते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या डिफरेंस आता है रेसिडेंट बनने से और नॉन रेसिडेंट बनने में, क्या डिफरेंस हमको देखने को मिलता है। तो इसके पॉइंट्स को और बढ़िया से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर कोई बंदा रेसिडेंट है तो उसको जो उसकी जो इनकम होती है, जो उसको इनकम टैक्स लगाया जाता है, उसके इनकम में जो वो इंडिया में कमा रहा है उस पर तो लगाया ही जाता है, साथ ही साथ वो अगर कोई भी पैसा कमा रहा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से तो उसमें भी उसको टैक्स देना पड़ता है क्योंकि वो रेसिडेंट है, ठीक है। रेसिडेंट होने में अगर आप इंडिया में रह रहे हो और वो ऊपर के सेटिस्फैक्शन जो पॉइंट्स है उसको सेटिस्फाई कर रहे हो, अगर आप रेसिडेंट की कैटेगरी में आ गए तो इसका क्या मतलब हो गया, अब आप जो भी इनकम इंडिया से जनरेट कर रहे हो उसमें तो आपको इनकम टैक्स देना ही पड़ेगा, प्लस आप यूएस से कोई भी इनकम जनरेट कर रहे हो तो वो भी इस पर भी आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो रेसिडेंट में एकदम चीज़ें क्लियर है, ठीक है, कि कहीं से भी इनकम आ रहा है चाहे वो इसलिए यहाँ पे ग्लोबल इनकम वर्ड यूज़ कर दिया गया है कि इंडिया से इनकम और ग्लोबल इनकम, बाहर कंट्री से भी कमा रहे हो तो उसके लिए आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और नॉन रेसिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स के लिए थोड़ा सा छूट दिया गया है कि ये लोग अगर इंडिया के रेसिडेंट नहीं है तो इंडिया से अगर कोई पैसा कमा रहे तभी उनको टैक्स देना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, अगर आप कनाडा के हो, ठीक है, और आप हमारे स्लैब के हिसाब से रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट में आ गए तो इसका ये मतलब थोड़ी ना आप कनाडा में जो पैसा कमा रहे हो उससे भी आपको हम टैक्स लेंगे। हाँ, इंडिया में कुछ कमा रहे हो, इंडिया के थ्रू अगर आप 10 लाख 20 लाख 25 लाख 30 लाख कमा रहे हो तो आपको उस पर टैक्स लगेगा, कनाडा वाली इनकम पे आपको टैक्स नहीं लगेगा। तो ये पॉइंट आपको क्लियर रखनी है, कई बार आप देखोगे एग्जाम में ऐसा पूछ लेता है। तो रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए वो जो ऊपर 4 पॉइंट हम लोग ने पढ़ा है उसको बढ़िया से याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये इनकम टैक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में तो आपकी हेल्प करता ही है, साथ ही साथ इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, एमसीक्यूज़ बहुत कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं, बहुत ही कॉमन चीज़ है। आप कॉमर्स का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे तो उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो उसको 1-2 बार वीडियो देखेंगे तो आपको बढ़िया से याद हो जाएगा। बाकी नोट्स जो हमने बनाया है इसका आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।